तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 के मंच पर आने के लिए। मैं चाहूंगी कि इससे पहले कि सेशन का आगाज हो, आप लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ में हौसला अफजाई करें, क्योंकि आप सभी लोग वक्त से पहले भी आए हैं और आप लोगों की मौजूदगी दर्ज हो, इसके लिए आप लोगों की तालियों का जो शोर है और आप लोगों का जो टेंशन है वो बना रहे। तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले योगेंद्र उपाध्याय जी आपके पास आते हुए, क्योंकि जो महकमा आपके पास में है वो देश के भविष्य को बनाता है और क्योंकि हम समग्र विकास की बात कर रहे हैं, हम समग्र बढ़ते भारत की बात कर रहे हैं, तो आप अभी तक अपनी अचीवमेंट को जब गिनाते हैं तो उनमें 1, 2, 3 पॉइंट कहां पर आप रखते हैं? हेलो, देखिए, जब योगी जी की सरकार से पहले उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था थी, वो बड़ी शर्मनाक स्थिति थी कि उन लोगों के हाथों पे थी जो लोग ये कहा करते थे छात्रों के बीच, युवाओं के बीच, कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपको नकल का अधिकार देंगे। और इस व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया था, बंटाढार कर दिया था। योगी जी ने जब योगी 1 कार्यकाल उनका चला तो उसको ढर्रे पर लाए और आज पटरी पर दौड़ रही है। पिछले 2 वर्षों का यानी योगी 2, जिसमें मैंने ये दायित्व संभाला, योगी जी ने मुझको दिया, तब से आशातीत सफलताएं मिली है उत्तर प्रदेश की शिक्षा को। इससे पहले उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश में एक भी विश्वविद्यालय नैक ग्रेडिंग में भी नहीं था, नैक रैंकिंग की कोई ग्रेड नहीं थी, ना यूजीसी की कोई ग्रेड थी। आज उत्तर प्रदेश के 7 सरकारी विश्वविद्यालय, गौर करने वाली बात है कि सरकारी विश्वविद्यालय भी 7A++ ग्रेडिंग को पा चुके हैं और 4A+ ग्रेडिंग को, और निजी विश्वविद्यालय में 6 निजी विश्वविद्यालय A+ और 4A। यूजीसी की ग्रेड 1 में 2 विश्वविद्यालय आ चुके हैं और अब इंटरनेशनल ग्रेडिंग की ओर हमारे 2-3 विश्वविद्यालय बढ़ रहे हैं। आज हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं, सबसे ज्यादा ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में हो गए हैं। और इसका असर क्या होता है, देखिए कि लखनऊ विश्वविद्यालय, जो इससे पहले कोई ग्रेडिंग नहीं थी, वहां पर 80 विदेशी छात्र पढ़ते थे, आज 800 से ऊपर विदेशी छात्र पढ़ने को आ रहे हैं। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बन रहा है, ये उपलब्धि। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कितने आश्चर्य की बात है कि आजादी के 70 साल से अधिक हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी 6 मंडल ऐसे थे जहां सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था। योगी जी ने संकल्प पत्र में लिखा, बताया कि हम आने वाले समय में हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय देंगे और शिक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़े, गुणवत्ता बढ़े, इसके लिए निजी विश्वविद्यालय को आमंत्रित करेंगे। आज 2 साल ही हुए हैं, अभी 2.25 साल योगी जी की सरकार को। हर मंडल में या तो विश्वविद्यालय प्रारंभ हो चुका सरकार का या निर्माणाधीन है। तो 2 साल के अंदर इस उपलब्धि को प्राप्त करना, और लगभग 25 ऐसे निजी विश्वविद्यालय हैं जिनको एलओपी या एलओआई मिल चुकी है, जो आने वाले समय में शिक्षा का हब बनाएंगे उत्तर प्रदेश को, जिसमें बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थाएं हैं, प्रायोगिक संस्थाएं हैं, जो उत्तर प्रदेश में अपने विश्वविद्यालय खोल रही हैं। इससे न सिर्फ गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनेगा। एक नई नीति बना रहे हैं हम लोग माननीय योगी जी के निर्देश पर। उनका संकल्प है कि हर जिले में, यानी अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति पर भी उच्च शिक्षा पहुंचे, तो हर जिले में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो निजी विश्वविद्यालय, प्रायोगिक संस्थाओं को आमंत्रित करने के लिए, क्योंकि असेवित जिलों में कैसे विश्वविद्यालय खोले, तो इंसेंटिव्स दिए जाने हैं। तो एक नीति बन रही है हम लोगों की, जो असेवित जिले हैं, जहां अगर विश्वविद्यालय खोलेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति पर उच्च शिक्षा पहुंचेगी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में देश विदेश के छात्र अब आके पढ़ेंगे, जो हमारे छात्र विदेश जाया करते थे। यह 2 साल की उपलब्धि है। भराला जी, इतनी सारी उपलब्धियां 2047 का विजन लेकर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी यूपी में जो नतीजे सोचे थे
वो नहीं आए। अब तो बहुत आत्मंथन हो चुका होगा, क्या कुछ वजह सामने आई अभी तक? देखिए, नतीजे तो आप लोगों का उत्साह भी बढ़ रहा होगा। मंत्री जी का जवाब तो हर कोई सुनना चाहता है इस सवाल पर, राइट? धन्यवाद। पहले तो भारत 24 को के इस विषय पर चर्चा की। सबसे पहले बात यह है कि नतीजे जो है वो हमारी आशा के विपरीत है और वो जनता के विपरीत भी है, क्योंकि अगर हम कुल मतदाताओं की बात करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, तो मतदाताओं में हमारा ज्यादा अंतर नहीं आया है। मतदाता हमारे पॉइंट प्रतिशतों में ही गिरावट है, लेकिन सीटें हमारी निश्चित रूप से 29 कम हुई है, यानी कि 2019 के चुनाव से, और बहुत सीटें हम बहुत कम मार्जिन से भी हारे हैं। तो नतीजे हमारी आशा के विपरीत हैं और जनता के आशा की भी विपरीत है। जनता और हम सब लोग मिलकर के और हमारे कार्यकर्ता, हम नारा 75 पार का था हमारा उत्तर प्रदेश में, उसके विपरीत हम नीचे आए। लेकिन हम कहीं भी इन नतीजों से ना हमारे अंदर कोई घबराहट है, ना हम ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि हमने नतीजे उससे नीचे भी देखे हैं। जब हम उम्मीद नहीं करते थे वो भी हमने समय देखा था अपनी पार्टी का, क्योंकि हम लोग बहुत जीरो से यहां तक आए हैं। तो हमें इस बात का जरा सा भी वो नहीं है। हम इसलिए इस बात को चिंता ज्यादा नहीं करते, क्योंकि हम परिश्रम में विश्वास करते हैं। जहां खामियां थी, जहां कुछ चीजें हमारी पहुंच से बाहर हो गई थी, उनको ठीक करने का अवसर हमें निश्चित रूप से ये जनता ने दिया है। हम उसे ठीक भी करेंगे। और क्योंकि चुनाव एक सतत प्रक्रिया है, 2024 का चुनाव निपटा है तो 2027 सामने है। तो हम 27 को 17 की जो भूमिका थी हमारी, हम उस भूमिका को ठीक कर लेंगे, ये हमारा विश्वास जगा है। और इससे हमें, इस नतीजों से हमें सीखने को मिला है कि जो हमारा 24 का परिणाम आया है, हम उसको 27 को मजबूताई से देंगे। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसकी खोज में हैं और उसके जितनी भी चुनौती हैं उन सबको स्वीकार भी किया है। और भविष्य में हम उनको ठीक करके आगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ और जनता के जो मुद्दे हैं और सरकार में जो उनकी चीजें ठीक करनी है और वो ठीक करके आगे बढ़ेंगे। मंत्री जी, क्योंकि आपने कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो इंटरनेशनल लेवल का हो रहा है, लेकिन क्या आप ये नहीं मानते कि अगर यूपी की बात करते हैं तो शिक्षकों की कमी अभी भी एक बड़ी चुनौती है? पहले अपने जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, अगर उनको बेहतर शिक्षा मिलेगी तब तो हम बाहरी लोगों को प्रेरित कर सकते हैं ना कि वो यहाँ पर आए और इस अच्छे एजुकेशन का वो भी हिस्सा बने। देखिए, कहीं शिक्षकों की कमी नहीं है। जहां पर कमी है वहां संविदा पे रखे गए हैं और अब इनकी वैकेंसी भी क्रिएट हो रही है। अभी हाल में ही हमने विश्वविद्यालय को पद सृजन करने के निर्देश दिए हैं और वहां पर जल्दी ही इंटरव्यू से रिक्त स्थान भरे जाएंगे। और जहां रिक्त स्थान है वहां या तो संविधान पर या गेस्ट आर्टिस्ट के रूप में पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी गई है, बल्कि इससे आगे हम ये करने वाले हैं कि जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ने लोग विदेश जाते थे, उन यूनिवर्सिटी के जो एक्सपर्ट थे इसलिए लोग वहां जाते थे, अब उन यूनिवर्सिटीज को आमंत्रित कर रहे हैं कि अपनी फैकल्टी हमारे यहाँ लाएं और यहाँ पर विभाग खोलें, जिससे हिंदुस्तान के छात्र को विदेश न जाना पड़े और गरीब छात्र जो जाने में सक्षम नहीं था उसको यहीं वो शिक्षा मिल जाए जिसके लिए उसको विदेश जाना पड़ता है। मतलब आप कह रहे हैं कि आज हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं? बहुत बेहतर है। पहले से जब जो व्यवस्था ऐसी थी
मैंने वो दिन भी देखे हैं कि घर पर बैठ के कॉपी कर रहे हैं और कॉपी जमा करके आ रहे हैं। आज वो नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। नकल की आप बात कर रहे हैं, उस पर योगी सरकार ने काफी हद तक काम किया, जिसका जिक्र भी आप कर रहे जी हैं। हाँ। बराला जी, लेकिन एक चीज देखी गई इस चुनाव में कि पहाड़ी राज्यों पर अगर जाते हैं तो जनता ने खूब प्यार दिखाया और पूरी की पूरी सीटें बीजेपी को दी, लेकिन मैदानी इलाकों में वहीं बात करते हैं तो थोड़ी सी परेशानी आई। और आप क्योंकि खुद उत्तराखंड का प्रभार आपके पास में है, तो आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि पहाड़ पर लोगों का प्यार इतना बीजेपी के प्रति क्यों है? देखिए, ऐसा नहीं था कि उत्तर प्रदेश का प्यार कम था और वहां ज्यादा था। समीकरण चुनाव के जो लगते हैं कि वे जो राजनीतिक पार्टियों के जो गठबंधन थे, हमारी विपक्षियों की जो गठबंधन थे, और सामने सामने जहां चुनाव हुए वहां मतों का विभाजन ज्यादा नहीं हुआ, वहां सीधा सीधा चुनाव हुआ। और जहां मतों का विभाजन हुआ या फिर जो गठबंधन के लोग थे उनके प्रत्याशी या फिर इंडिपेंडेंट जो लड़ रहे थे प्रत्याशी, उन प्रत्याशियों के अगर मत देखते हैं तो मत बटा नहीं है ज्यादा, तो इसको ऐसे देखते हैं। और वो जहां पहाड़ों की बात आप कर रहे हैं, पहाड़ों का बिल्कुल सीधा चुनाव एक तरफा बीजेपी के पक्ष में, और जहां ये एक पूरा एक नारा के साथ में जो जनता का विश्वास था कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके इस कार्यकाल में 400 का जो नारा था हमारा, उसको पार करेंगे। तो उस नारे को सामने लग करके वहां के मतदाताओं ने जो मत किया है वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा था। और जहां ये फिर जो मैदानी भाग की बात हो रही है, वहां अनेक मुद्दे दिखाई दे रहे थे कि जो चुनाव के समय वे मुद्दे बन गए और उन मुद्दों के आधार पर मतों का विभाजन हुआ और उसमें ये चूक और जो परिणाम आया वो सामने दिखाई दिया। अच्छा मंत्री जी, क्योंकि आज की अगर बात करते हैं तो आज जो स्किल्ड है उसके पास में रोजगार के अवसर हैं, जिसके पास हुनर है उसके पास रोजगार के अवसर हैं। तो आज जब नई शिक्षा नीति की बात करते हैं तो क्या मानकर चलें, आज उस नई शिक्षा नीति के लिहाज से क्या हम वही स्किल्ड छात्र छात्रा और वही युवा जनरेशन को अब हम आगे लेकर जाएंगे? क्या हम उस हालात में इस वक्त हैं? हमारी नई शिक्षा नीति उस दिशा में ही इशारा करती है, उसी लिहाज से ही तैयार हुई है? पहले तो सबको ये जानना आवश्यक होगा कि शिक्षा नीति में बदलाव का मूल बिंदु क्या है और पहले शिक्षा नीति क्या थी। अब तक हिंदुस्तान के अंदर लॉर्ड मैकाले की दी हुई शिक्षा पद्धति से शिक्षा दी जा रही थी, जिसके मूल में था एक सेंटेंस लॉर्ड मैकाले का, बताऊं आपको। जब उसके पिता ने पूछा यहां से हिंदुस्तान से वापस गया कि तुम हिंदुस्तान में क्या करके आए हो, तो उसने कहा मैं हिंदुस्तान में वो शिक्षा पद्धति दे के आ रहा हूं जो काले अंग्रेज पैदा करेगी। उस शिक्षा पद्धति से हम लोग पढ़ रहे थे, ना हमारी संस्कृति से उसका वास्ता था, न संस्कारों से था, न यहाँ की चिति और प्रकृति से था। अब 2020 में, यानी इससे पहले कई बात होती रही, 70 साल से ऊपर हो गए कि शिक्षा नीति बदलनी चाहिए, शिक्षा नीति बदलेगी, पद्धति बदलेगी, लेकिन बदलेगी ये कहने वालों पर भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, और जो मांग करते थे कि बदलना चाहिए उनके पास भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। हाँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसी संस्था थी जिसके पास कुछ ब्लूप्रिंट था, लेकिन 2020 में जब मोदी जी आए और किस समय संकट के काल में डिजास्टर में मैनेजमेंट का मास्टर है मेरे नेता, ये तो उसने सिद्ध किया ही है। लेकिन साथ में 2020 के काल में जहां इतना बड़ा डिजास्टर चल रहा था, उस समय आने वाले भारत निर्माण की शिक्षा नीति भी उन्होंने दी, NEP 2020, जिसके मूल में, जैसे उसके मूल में मैंने बताया एक सेंटेंस जो बोला उसने अपने पिता से, हमारे इसके मूल में एक न्यूक्लियस में शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना, यानी इस न्यूक्लियस के सरकमफ्रेंस में सभी पाठ्यक्रम और कार्यक्रम बन रहे हैं। और इतने दिनों की लगी हुई जंग उसको धीरे धीरे हटा रहे हैं। एक नई शिक्षा कलेवर ले रही है और वो रोजगार भी देगी, संस्कार भी देगी, तकनीक से भी जोड़ेगी, अतीत से भी जोड़ेगी और आने वाले भविष्य का भी निर्माण करेगी। ऐसा शानदार था भूत, तो वर्तमान को संवारेगी और भविष्य को निखारेगी, वो शिक्षा नीति है हमारी।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो हुनरमंद लोग होंगे अब वो आगे आएंगे, इस शिक्षा पद्धति से, शिक्षा नीति से हुनरमंद लोग आगे आएंगे। हुनरमंद भी आएंगे। देखिए, हर पूरा वाइड स्कोप है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ स्किल भी दी जाएगी, ये उसमें है। ठीक है बराला जी, श्रम कल्याण परिषद की बात करते हैं तो क्योंकि उसका जिम्मा आपके हाथों में रहा और आपने उसमें बहुत सारे बेहतरीन काम किए, लेकिन श्रमिकों की बात करते हैं तो श्रमिक आज भी आगे नहीं बढ़ पाए। आपके इस पूरी जिम्मेदारी को निभाते हुए आपने उनके उत्थान के लिए क्या क्या कार्य किए? देखिए, श्रमिक बहुत दबे कुचले और शिक्षा के अभाव के कारण से बहुत सारे परिवार हैं। अभी अगर हम जाके देखते थे, यानी कि मैं 1958 की बात करता था, 1958 के बाद सन 2019 में जब ये प्रारंभ करा ई श्रम कर्ण योजना के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत के अंदर ई श्रम एक स्कीम चालू की और उसमें प्रत्येक श्रमिक जो श्रेणीवार था, यानी कि ऐसे जो 36 प्रकार के श्रमिक उसमें आते हैं, चाय बागान से लेकर के, कृषि से लेकर के, आपके रेडी ठेली पटरी वालों से लेकर के, होटल पे जो काम करने वाले कारीगर से लेकर के, घरेलू कामगार से लेकर के और मोची तक उन श्रमिकों की बात हुई है। और उस अभियान को लेकर के हमने पहली बार पूरे उत्तर प्रदेश में 8 करोड़ 30 लाख ऐसे श्रमिकों को चिन्हित करके पंजीयन कराए थे कि जिनका कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में, जो पूरे भारत में नंबर 1 उत्तर प्रदेश बना और 8 करोड़ 30 लाख श्रमिकों का पंजीयन हुआ, जिसके माध्यम से हमने उनके लिए अनेक स्कीमों का निर्माण किया। हमारी सरकार में ये संभव हो पाया कि जो असंगठित क्षेत्र है, फिर दूसरा जो संगठित क्षेत्र है, यानी कि इसको थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा। असंगठित की तो मैंने अभी श्रमिकों की श्रेणी कुछ बताई है, हालांकि वो 36 प्रकार है। और जहां संगठित जो क्षेत्र है श्रमिकों का, उसमें कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, उसमें वाणिज्यकर दुकानें हैं, जैसे मॉल हैं या इस प्रकार की चीजें हैं जो वाणिज्यकर में आती हैं। उसमें पूजा जी उन श्रमिकों के जो हिस्सेदारी है इस देश के अंदर, वो किसी ने चिंता नहीं की और वो विजन आज का नहीं था। अगर हम सब याद करेंगे और जो यहाँ पर दर्शक भी बैठे हैं सामने और आप लोग भी इस पर जब ध्यान देंगे, तो इस देश के अंदर कोई आवाज अगर बनी थी श्रमिकों की तो वो थे राष्ट्र ऋषि के नाम से जाने गए दत्तोपंत ठेकड़ी जी। उन्होंने श्रमिकों की श्रेणी बताई थी और दबे कुचले लोगों को उभारने के लिए इस भारत को समृद्ध भारत बनाने का संकल्प भी लिया गया था। और मैं उसका एक उदाहरण और देता हूं, मैंने दिया भी है हमेशा उसका। ये 3 नवंबर 1996 को जब भारत के तत्कालिक माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने उस आवाज को उस समय उठाया था और उठा करके उस समय की आवाज को, और ये बोला गया था कि ये लोग सबल हो जाएंगे परंतु इनके लिए कोई फंड की योजना नहीं थी। तो उसको क्रियान्वयन करते हुए, यानी कि 3 नवंबर 1996 में तभी उन श्रमिकों के लिए एक सैस की योजना प्रारंभ की गई थी और वो सैस के माध्यम से जो पैसा आएगा वो श्रमिकों के कल्याण के लिए लगेगा, जिनकी हम योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। तो उस जागरूकता से ये लगता है इस देश के अंदर जो सरकारें हैं, वो कानून तो 3 नवंबर 1996 में बन गया था, लेकिन राज्य सरकारों की कितनी उदासीनता थी कि वो कानून मुझे मजदूर महासंघ में रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा था और राज्य सरकारों ने लागू तक नहीं किए थे। और हमने जब उसको सुप्रीम कोर्ट जाकर के उसको पूरे देश के चीफ सेक्रेटरी उसमें तलब किए गए थे और वो सन 2010 में लागू हुआ था। उसका पैसा आज देश के अंदर है और जो जितनी भी हमने ये स्कीम बनाई है, यानी कि उस
जहां मैं बताता चलूं, मैंने बीच में बताया था कि संगठित क्षेत्र, मैं सर इस पर आगे चर्चा बढ़ाऊं, लेकिन अर्पित दास महाराज जी भी इस बीच हमारे साथ में, एक बार उनका भी स्वागत जोरदार तरीके से हो जाए। हमारे यहाँ तो वैसे भी साधु संत समाज को भगवान तुल्य माना जाता है, तो मुझे लगता है कि वही भाव आपकी तालियों में मुझे महसूस होना चाहिए और महाराज जी को भी वही भाव महसूस होना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। तो सर आपने पूरा संघर्ष तो अपना बताया, लेकिन ये लड़ाई कहाँ तक पहुंची ये तो बताइए, श्रमिकों के हालात फिलहाल क्या हैं? तो उस पर जो थे कि 2 दर्जन योजनाएं उन श्रमिकों को लेकर के, यानी कि जो श्रमिक परिवार का अगर बच्चा घर में जन्म लेता है, बच्ची जन्म लेती है, तो उसको शिक्षा की योजना शुरू हुई है और उसको लाभ मिल रहा है। अगर आप जाएंगे तो आज ऑनलाइन जाकर के श्रम कल्याण परिषद की वेबसाइट पर जाएंगे तो 10 योजनाएं उसमें भी प्रचलित हैं और उन योजना के माध्यम से, जैसे तो सरकारी स्कूलों में उनको प्राथमिकता मिलेगी ऐसा? सरकारी स्कूलों के साथ नहीं प्राथमिकता, या प्राइवेट स्कूल्स में नहीं, भी? सरकारी स्कूलों का नहीं, उसको एक मुश्त पैसा मिलेगा। अच्छा। उसको 25,000 रुपए एक बच्चे का प्रति वर्ष मिलेगा। वो बच्चे को आप सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, उस बच्चे को आप प्राइवेट में पढ़ाएं, उसकी बच्चे के यानी कि श्रमिक परिवार के माता पिता पर है। हमने यहाँ तक ही नहीं, हमने लेकर के जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसकी चिंता करी है। यानी तो कि राहुल जी भी आजकल बहुत चिंता कर रहे हैं। कल ही जब सुल्तानपुर में तो मोची जो है वहां के, उनसे मुलाकात की है। नहीं, आजकल उनको मैं भी उनका चिंता है। स्वागत करता हूँ और कुलियों उन्हें से मिल लेकिन रहे देर हैं, से मोची कई से मिल दशक रहे के हैं। बाद याद आए इस देश के श्रमिक। वो उनकी जो सरकारों का जो पाप है वो हमने काटा, अब उनको याद आया है, उसका मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि कम से कम वो जागे हैं इसके लिए। इस देश में जिसकी मूल आवश्यकता थी, आज वो हमारे राष्ट्र जी दत्तोपंत ठेकड़ी जी का, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के, आज उस नारे को वो भी साकार करने में लगे हैं। तो अच्छी बात है, ये मुझे खुशी की बात है। तो हमारी जो ये 2 दर्जन लगभग योजनाएं दोनों क्षेत्रों के अंदर, आज वो क्रियान्वयन है, आज वो वेबसाइट पर है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं और उसका लाभ मिलेगा, उसका लाभ मिल रहा है। हमने यहाँ तक भी है, अगर घर, और दूसरा जो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी इस बजट के अंदर भी वो दर्शाया है उन श्रमिक परिवारों के लिए, जहां 3 करोड़ परिवारों को, यानी कि इस बजट में अभी देखा होगा आपने बहुत जल्दी के उसमें, कि 3 करोड़ परिवारों को इस देश के अंदर जो झुग्गी झोपड़ी बस्ती गरीब में रहने वाला श्रमिक परिवार है, आज उसको घर देने का प्रावधान भारत के प्रधानमंत्री 14 से ही बनने के बाद उस योजना का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है। आज वे बहुत परिवार ऐसे हैं कि जिनके घरों पे से छप्पर लगी हुई थी, जिन पे पन्नी ढकी हुई थी, जिन पे पोले लगे हुए थे, वे सब आज घरों में जा रहे हैं। और इस योजना के अंदर तो उन्होंने बड़ा ऐतिहासिक ये काम किया है कि 3 करोड़ परिवारों के लिए जो घर के बजट का प्रावधान दिया है, पैसा दिया है, तो अब तो इस देश को बिल्कुल तरीके से अच्छे से मुख्य धारा में आने का काम करेगा। ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन कराने में एक और कहना चाहता हूं पूजा जी, कि उस पर आज जागरूकता की आवश्यकता हम सबको है। यानी कि मैं अपने सब दर्शकों से भी कहता हूं, या मैं अपने उनसे भी कहता हूं, जब मैं सम्मेलन में जाता हूं या कोई श्रमिकों के सेमिनार होते हैं उनसे भी कहता हूं, अपने पार्टी की जब सभाएं होती है उसमें भी कहता हूं, रैलियों में भी ये बात रखता हूं कि उनको केवल लाभ दिलवाने के लिए उनको प्रेरित करना है। अभी उनको ये भी नहीं पता होता कि ये मेरे लिए योजना चल रही है, मैं इसका लाभ कैसे लूं, बस केवल इस जन जागरण की आवश्यकता है इस समय। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कि जितना भाग आप अन्य चीजों में आप समय दें, तो उस श्रमिक के लिए जरूर समय दें जिसको इस देश को मूल आवश्यकता है। जो उनके लिए इस देश के अंदर योजनाएं हैं वो उनके पास तक पहुंचे कैसे भी करके, और उनको सीधा लाभ मिले। और देखिए ये बड़ी बात है, हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ये बड़ा काम हुआ है कि जो पहले उनके खेल हो जाए करते थे, उनके पैसों के बंटवारे हो जाए करते थे, उनके लोग दलाल उनको बांट लिया करते थे, अब वो सीधा ऑनलाइन उसके अकाउंट में जाता है, जहां उसका लाभ भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री बने प्रथम बार, तो उन्होंने इस बात पर जब जोर दिया कि देश के अंदर प्रधानमंत्री जनधन खाते खुले, उन खातों का तात्पर्य आज समझ में आ रहा है लोगों के, वे खाते इसलिए खुलवाए गए थे कि जो सरकारी योजनाएं हैं
उनके साथ कोई खेल ना होवे, वो सीधा लाभ उन श्रमिक परिवारों को मिले, जो पैसा यहां से गया है वो सीधा उनके पैसा खाते वहां में पहुंचे। पहुंचे। योगेंद्र जी, लेकिन एक सवाल है, तालियां हो जाए, मंत्री जी ने इतनी सारी अचीवमेंट गिनवाई है, लेकिन एक मैं बात जानना चाह रही हूँ, इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं सरकार के पास में, लेकिन ये क्या होता है कि नतीजों से पहले तो कभी नतीजों के बाद एक खटपट सी चलने लगती है। आजकल भी पिछले कुछ दिनों में इतनी खटपट की खबरें आई, कहीं दिल्ली दौड़ चल रही है, कहीं पर ऑफर मिल रहे हैं, प्रपोजल मिल रहे हैं, ये वार पलटवार चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है? जब इतना अच्छा काम हो रहा है तो फिर ये आपसी खटपट क्यों? जब सब लोग समग्र भारत की बात सोच रहे हैं तो फिर कहीं निजी हित है क्या किसी का कहीं कहीं? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये चुनाव हुआ, शायद सब इस बात से सहमत होंगे कि पहला चुनाव ऐसा था जो ना तो मोदी सरकार के लिए ना योगी सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, प्रो इनकम्बेंसी थी, बल्कि मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन एक भ्रम फैलाने में वो लोग, हमारे विपक्षी, अगर यही असेसमेंट मार्च से पहले किया जाता तो सब बता रहे थे कि हाँ 400 पार होंगी, लेकिन कि कतिपय कारणों से उन्होंने ऐसा भ्रम फैलाया कि हम संविधान बदल देंगे, हम आरक्षण खत्म कर देंगे और वर्ग विशेष पर ले आए, राष्ट्रीय स्तर की जगह चुनाव को संकीर्णता की ओर ले गए। ये पाप किया है उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए, इस राष्ट्र के लिए। दूसरा विषय ये कि हम जो कर रहे हैं वो जनता को मालूम है। तीसरा, जोकर पने की राजनीति से खत्म करना चाहिए। अब एक और भ्रम फैला रहे हैं, 100 ले आओ सरकार बनाओ। कौन सा संविधान कहता है 100 ले आओगे एंटी उसमें नहीं आएगा, डिफेक्शन बिल में? एंटी डिफेक्शन बिल जो है उसमें 2/3 मैच्योरिटी यदि अलग होती है तब जाके उनको मान्यता मिलेगी, वरना सबकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में ये जोकर पने की बात करना, छाता लेना कि मानसून आ रहा है, कि कंबल ले आएंगे आने वाले समय में, कि जाड़ा आ रहा है हम ऑफर दे रहे हैं, ये सब उन्होंने खामखा जो भ्रम उन्होंने चुनाव में फैलाया वो भ्रम जनता के सामने डाल रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है, पार्टी के अंदर कोई गतिरोध नहीं है। तो वो तो कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना पर आप लोगों को ले आए घुटने पर, देखिए आप लोग काम कर रहे हैं। अब आप कहीं मध्य प्रदेश सरकार अपना फैसला सुना रही है कि हम पुलिस भर्ती में देंगे मौका, हम वहां प्राथमिकता देंगे, आरक्षण देंगे। यूपी सरकार ने अपनी तरफ से ऐलान किया, तो वो कह रहे हैं देखिए प्रेशर तो आप मान रहे हैं, विपक्ष का काम चल रहा है। नहीं, देखिए, जनता के हित में यदि कोई भी बात होगी उसे स्वीकार करने में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। कहीं प्रेजुडिसनेस नहीं है, ये इस बात का शो करता है कि हमारे नेता किसी बात से प्रेजुडिस नहीं है। अग्निवीरों की बहुत अच्छी योजना, अग्निवीर ऐसी नहीं है। इन्होंने भ्रम फैलाया, इन्होंने कैसे भ्रम फैलाया था, ध्यान करिए। जब भूमि अधिग्रहण बिल आया, पूरे देश में ये माहौल पैदा कर दिया कि साहब ये तो ऐसा बिल है कि नो अपील, नो दलील, नो वकील, सब जनता किसानों की जमीन अधिग्रहण कर लेगी सरकार। किसान उस मुगालते में आया, लेकिन आज जब वो भूमि अधिग्रहण बिल लागू हो रहा है तो किसान दौड़ दौड़ के आ रहे हैं कि हमारी भूमि अधिग्रहण कर ली जाए, क्योंकि गांवों में 4 गुना, शहरों में 2 गुना पैसा मिल रहा है उस अधिग्रहण जहां भी हो रही है। एक आगरा का उदाहरण बताऊं, एक्वायर की गई है जमीन हवाई अड्डे के लिए। एक कांग्रेसी नेता थे जो विरोध कर रहे थे इस बात का उस समय, और जब अधिग्रहण होने लगी तो वही मेरे पास आए कि हमारे खेतों को भी उसमें अधिग्रहण करवा दीजिए। मैंने कहा क्यों भैया, तुम तो इस अधिग्रहण के विरोध में थे। यानी भ्रम पैदा करना। ऐसे ही अग्निवीर के लिए भ्रम पैदा किया। हम जितनी सुविधाएं और देना चाहेंगे उतनी देंगे, इसमें किसी को क्या ऐतराज है? पराला जी, आजकल संसद में देख रहे हैं काफी शोर सुनाई दे रहा है, एक दूसरे के ऊपर फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष आक्रामक है। इसका नतीजा ये होता है कि संसद में कार्रवाई नहीं हो पाती। मुझे लगता है आप सब लोग इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि जनता की जो गाड़ी कमाई है वो सब बर्बाद चली जाती है। इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की एक मूलभूत जिम्मेदारी होती है। पिछली बार भी यही बात निकलकर सामने आई, इस बार भी। तो क्या मानकर चले ये कभी हो पाएगा सॉल्व की सत्र बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा होगा और जनता के हितों की बात हो रही होगी? देखिए, ये लोकतंत्र है। अब जहां नीचे बात होती है जनता के बीच की, जनता के मुद्दों की, और जनता उनको चुन करके भेजती है संसद में, तो वो वहां बात उठा रहे हैं उनकी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से बात वहां भी उठेगी और वहां बात कहनी भी चाहिए। वहां वो स्थान है भी उठाने के लिए, वे मुद्दों पर बोलने के लिए है। परंतु जिस प्रकार की अमर्यादित भाषाओं का जो प्रयोग हो रहा है, जो विपक्षी जिस प्रकार की मर्यादाओं को तोड़ रहा है,
उससे जरूर बचना चाहिए, क्योंकि हम सबका एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि समृद्ध भारत हो, हमारा अखंड भारत हो। ये हम सब इस मुद्दों को लेकर के ही सब लड़ते हैं। लेकिन जिस प्रकार की मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है, ये विपक्ष का जो कारनामा है, जनता को भी ये निश्चित रूप से भा नहीं रहा होगा और जनता इसको सब देख रही है। तो मैं कहना चाहूंगा कि क्योंकि वो जनता का हम सबका पैसा है और वहाँ पैसा इसके लिए लगता है कि वहाँ कानून बने, अच्छे कानून बन करके नीचे उतरें, वहाँ गरीबों की कल्याण योजनाओं का लाभ नीचे तक आए। ये सारे मुद्दे देश के, राष्ट्र के अनेक मुद्दों के लिए देश की संसद बनती है और उस संसद में ये विषय अगर जिस प्रकार की देखने को मिल रही है, जो चर्चा आज यहाँ पर समग्र भारत के इस मंच पर भी उठ रही है, तो ये कष्टदायक है। मैं इसके हमेशा विपरीत सोचता हूं और कहना चाहता हूं उन लोगों से कि वो सुधार करें और अपने उन भाषाओं में आए जो हमारी इस देश की संस्कृति है, हमारी मर्यादाएं हैं, हमारे जो रिश्ते हैं, वे निरंतर परस्पर हमेशा बने रहें। ऐसा हमेशा सोचना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में कोई लड़ाइयां नहीं है इस प्रकार की कि जिस प्रकार की, लेकिन विचारधारा की लड़ाई है। उस विचारधारा के आधार पर हमेशा कायम रहना चाहिए कि हम लोग, अगर हमारी पार्टी राष्ट्रवाद पर काम करती है, राष्ट्र को लेकर के काम करती है, इस देश को हम अखंड भारत बनाने के लिए काम करते हैं। हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी ने धारा 377 जैसे मुद्दों को हटा करके इस देश की जो नापाक कोशिश थी उसको ठीक किया है। ऐसे बड़े मुद्दे पिछले जो सरकार में हुआ है, ऐसे मुद्दे छूट जाएंगे, उनको होने में विपक्षी लोग जो है थोड़ा सा बढ़कर के क्या आ गए तो उसको रोकना चाहते हैं। पर बराला जी, विपक्षी लोग कुछ कष्ट दे तो चलो लगता है कि हाँ ठीक है, दूसरे लोग हैं, पराए हैं, गैर जरा तकलीफ देते हैं तो थोड़ा सा कम महसूस होता है, पर अपने लोग जब तकलीफ देते हैं तो ज्यादा परेशानी होती है। पिछले कुछ दिनों में आपके बयान, आपकी वाकपटुता, आपके बोलने का अंदाज, वो भी कुछ लोगों को कष्ट दे गए आपकी पार्टी में। मतलब ऐसा स्टेप क्यों लिया आपने? भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को कायम करने के लिए जो हमारे कार्यकर्ताओं की, हम सबकी आवाज है, वो आवश्यक है। नहीं तो फिर वहाँ एक गुलाम तंत्र बन जाएगा वहाँ भी। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ इस बात पर भी कि इस बात से कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। अगर कोई खामियां हैं और उसे ठीक करने की स्थिति में है और उस पर बोलने की स्थिति पे है तो निश्चित रूप से तो कहाँ खामियां महसूस हुई आपको? बात कर, ये तो बहुत सारे विषय हैं, वो इस आज के इस मंच के विषय नहीं है बताने वाले, जो उस पर काफी मंथन और काफी चिंतन है और हम सब लोग उस पर कर रहे हैं और आगे भी बढ़ाएंगे उनको और क्रियान्वयन भी करेंगे और अपनी सफलताओं के साथ हम सब एक साथ मिलकर के, हम एकजुट होकर के उन सब खामियों को दूर करके आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि पार्टी में एक पक्ष का साथ लेकर दूसरे पक्ष को तुरंत से आलोचना करना और उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कराना ये आसान तो नहीं होता। तो ये स्टेप तो आपने बड़ी हिम्मत के साथ लिया होगा। देखिए, ऐसा होता है कई चीजें कि हम सब कार्यकर्ताओं को एक ही सीख मिली है, हमारी जो पार्टी का संविधान है और हमारे संस्थापक की जो प्रेरणा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, उससे हमें एक ही सीख मिली और हमने वही सीखा है हमेशा कि हमारी इस कुर्सी से ज्यादा हमारी पार्टी है। हमारी पार्टी को नारों में नहीं कि हम कह दें कि हमारी पार्टी माँ है, हमारी पार्टी पिता है, उसको हमें उसी प्रकार से क्रियान्वयन भी करना पड़ता है। और हम अगर हमारी पार्टी को कहीं नुकसान होगा तो हमें उस बात को रखना पड़ेगा। हम इस कुर्सी में लात मार देंगे अगर पार्टी को नुकसान होगा। सबसे पहले हमारी पार्टी है और राष्ट्र है, हम उसके लिए काम करते हैं। अच्छा, क्योंकि बजट में बिहार को, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा भले ना मिला हो, लेकिन खास बजट जरूर मिल गया। अब ऐसे में विपक्षी पार्टी कह रही है कि भैया यूपी को भी दो कुछ। तो आप लोग ये मानते हैं कि यूपी को भी कुछ और खास पैसों की आवश्यकता है ताकि यहाँ का उत्थान, यहाँ का विकास हो सके? योगेंद्र जी। हाँ, देखिए, ऐसा है कि जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में बजट का विभाजन होना चाहिए। बड़े राज्य हैं, आंध्रा भी बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश भी बड़ा राज्य है, बिहार भी बड़ा राज्य है, सैन्य जनसंख्या की दृष्टि से सबको मिल रहा है। उत्तर प्रदेश को पहले कुछ ज्यादा मिल गया तो इस बार उनको ज्यादा मिल गया।
इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों की आदत है कि गिलास आधा खाली है आधा भरा है, बात वो एक ही है। आधा भरा हुआ जो कहते हैं वो सकारात्मक दृष्टि रखते हैं, जो कहते हैं आधा खाली रह गया, आधा खाली रह गया, आधा खाली, वो नकारात्मक दृष्टि रखते हैं। अब ममता चिल्ला रही हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्रा को ज्यादा दे दिया। ममता जी को जब दिया था आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया है। जो बजट देते हैं उनको जन हितकारी योजनाओं को लागू तो करें। तो ऐसे ये तो चलता रहेगा, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाने की जिन लोगों की आदत है। लेकिन कितना बढ़िया बजट आया है, यदि मैं नटशेल में कहूं, ये बजट गांव, गरीब और किसान, बेरोजगार नौजवान, नारी के सम्मान, उद्योगों के उत्थान, नवाचार को अनुसंधान और आने वाली पीढ़ी को नए आयाम दे रहा है। ये बजट समग्र दृष्टि से देखा जाना चाहिए। नहीं, लेकिन क्या आप ये नहीं मानते कि यूपी को भी विशेष पैकेज की आवश्यकता है? नहीं, या यूपी में को अपना पर्याप्त इतना पैकेज मिल रहा है, है? पैकेज पर्याप्त धन मिल रहा है और यूपी अपने आप में भी सक्षम है। इस समय अपने दम पर भी सरकार चला रहे हैं हम लोग। कोई टैक्स नहीं लगते, पिछले यूपी के उसमें देखिए टैक्स नहीं लग रहे हैं, लेकिन बजट सबसे बढ़िया आ रहा है। सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश का है अन्य राज्यों की अपेक्षा अब तक, और उत्तरोत्तर श्रेणी में बढ़ता जा रहा है उसका आकार। तो जितना मिल चाहिए उतना देते हैं मोदी जी, और हर एक को समदर्शी है उनकी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जो उनका नारा है वो यथार्थ पे, वो कोई पॉलिटिकल नारा नहीं है। हर पहलू पे यथार्थ पे उतरता हुआ दिखता है। कोई पहलू उठा के देखिए आप, चाहे वो आयुष्मान का कार्ड हो, चाहे घर का वितरण हो, चाहे वो राशन का वितरण हो, या प्रदेशों को मिलने की पैकेज हो। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल आया आपसे बात करते करते, लोगों के चेहरे देखकर, कि यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है कि 80 to 90% ऐसे लोग होंगे जिनके कोई भी बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते होंगे। नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते किसी के बच्चे सरकारी स्कूल में? अब आप बताइए, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, शिक्षकों की फौज तैयार कर रहे हैं, विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए, हम ये प्रयास कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि सरकार को यह भी आवश्यकता है कि सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का जो भरोसा है वो बढ़े, ताकि लोग, ये जो निजी स्कूलों की मनमानी चल रही है, इतनी भारी भरकम फीस लोग देने को तैयार हैं, कर्जे ले लेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे। अभी आपको मैंने बताया और खासतौर से दोबारा दोहराया था उस सेंटेंस को कि 7 सरकारी विश्वविद्यालय A++, और दोहराते हुए कहा था आज उत्तर प्रदेश में कोई निजी विश्वविद्यालय A++ रैंकिंग में नहीं है। ये अपग्रेडेशन हुआ है। जब अपग्रेडेशन हुआ तो विदेशों के, लखनऊ का उदाहरण दिया, विदेशों तो के छात्र यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। आज लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए सिफारिशें भी नहीं मानी जा रही हैं। ऐसे ही कानपुर विश्वविद्यालय जो ग्रेडिंग प्राप्त है। तो धीरे धीरे उस स्तर पे हम ला रहे हैं जब लोगों का विश्वास जग रहा है कि सरकारी विश्वविद्यालय या सरकारी कॉलेज भी, अब कॉलेजों को हमने कंपटीशन में लाए हैं कि आप लोगों को नैक ग्रेडिंग में आना है, और नैक ग्रेडिंग में आना है तो फिर उस स्तर को छूने का उनका प्रयास रहेगा, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ऐसे समय में जो मैंने बताया कि पिछले दिनों की शिक्षा कि नकल करो हमें वोट दो, वो शिक्षा, और आज मुझे कहने में कोई ऐतराज नहीं है, जो आम छात्र पास होना चाहता है नकल से हो चाहे जैसे हो, ये माहौल बनाया उन लोगों ने। शिक्षक नकल कराना चाहता है, वो पढ़ाना नहीं चाहता कि नकल से पास हो जाए। जो व्यवस्था थी प्रबंध तंत्र, वो नकल कराता था। अभिभावक नकल कराने में विश्वास रखता था। सिर्फ आज योगी सरकार के लोग उसको रोकने के लिए, एक कितनी बड़ी चुनौती है कि ये सब लोग नकल कराना चाहते हैं, हम नकल रोकना चाहते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल शिक्षित हो, ना कि नकलची कहलाए। लेकिन भराला जी, फिर भी अभी तो कितनी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए, जिसने फिर से लोगों के जहन में सवाल खड़ा कर दिया। देखिए, पहले जो पेपर लीक होते थे, संगठित गिरोह, राजनीतिक लोग संरक्षित, बल्कि कई लोग जुड़े, खुद ही राजनीतिक व्यक्ति जुड़े हुए थे उस अपराध से पेपर लीक कराने के। मैं जब बना एजुकेशन मिनिस्टर तो पहले 2 महीने में एक पेपर लीक हुआ, उसके बाद आज तक नहीं हुआ। क्यों? मैंने उसे फिर टेक्नोलॉजी से जोड़ा, पेपर वितरण को टेक्नोलॉजी से जोड़ा। कैसे? पहले मैंने तुरंत उस वीसीस को बुलाया, मैंने कहा कैसे पेपर का वितरण होता है? बोले नोडल सेंटर्स पे जाते हैं, वहां से एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं। मैंने कहा नोडल सेंटर से एग्जामिनेशन सेंटर पे कैसे जाते हैं? बोले एक कार टैक्सी की जाती है
उस सब जगह बांट आती है। मैंने कहा इसका मतलब अगर 7 बजे पेपर शुरू हुआ तो सुबह 4 बजे निकलता होगा नोडल सेंटर से। बोले हाँ। मैंने कहा क्यों? अब नोडल सेंटर से एग्जामिनेशन सेंटर आधे घंटे से ज्यादा दूरी पर नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, हर नोडल सेंटर, हर एग्जामिनेशन सेंटर से नोडल सेंटर एक टैक्सी लेके जाएगी, उस पर जीपीएस सिस्टम होगा जो ऑब्जर्वेशन में रहेगा कि कहाँ जा रहा है। जिससे पहले गत्ते के कार्टून में जाते थे, अब टिन के कार्टून में भेजें, ऐसी व्यवस्था कराई गई है। और वहां पर नोडल सेंटर पर डिजिटल लॉक है जो वीसी के ऑपरेट होने से ऑपरेट होगा और सीधे वहां पहुंचेगा। जब पेपर खुलेगा तो एक छात्र, एक चतुर्थ क्लास कर्मचारी, एक टीचर और पूरी व्यवस्था के सामने खुलेगा। तो अब पेपर लीक होने की घटना नहीं हो रही, और होंगी भी तो दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। पहले इसलिए हो रही थी कि दोषियों को विश्वास था कि हम तो चूंकि पॉलिटिकल प्रेशर करके बचा लेंगे अपने आप को, इसलिए पेपर लीक हुआ करते थे। अब उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर, माध्यमिक शिक्षा स्तर, बेसिक का तो विषय नहीं था ये, इस स्तर पर कोई पेपर लीक नहीं हो रहा। बराला जी, अब ठीक है ना पार्टी में सब कुछ? मामला थम गया ना अब? पार्टी में हमारे यहाँ कभी कुछ राही नहीं, कभी खराबी नहीं हुआ। और केवल इस भारत के अंदर एक मिसाल अगर किसी पार्टी की है तो वो हमारी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी की है। कि आपने देखा होगा 1951 से जब से जनसंघ बना और भाजपा बनी, आज तक भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत, हाँ मीडिया में बनी चर्चा, विरोधियों में बनी चर्चा जरूर रहती है, लेकिन पार्टी हमारी एक ऐसी पार्टी है, ना पार्टी में कभी टूट हुई है, ना कभी पार्टी टूटी है। कांग्रेस के देखा आपने 100 हिस्से हो गए थे, जनता पार्टी को देखा आपने उसके कितने कितने हिस्से हुए, या और अन्य दल देखे होंगे, कम्युनिस्ट देखा होगा आपने, देखते आ रहे 1950 के बाद इस देश के अंदर जब से आजाद भारत हुआ। लेकिन एक ही पार्टी ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी, कि आज तक कोई भी टूट हुई ना है और ना होगी। उपचुनाव के लिए क्या तैयारियां आप लोगों की? पूरी तरीके से तैयार हैं उपचुनाव में? देखिए, उपचुनाव जो है 10 सीटों पर उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं उपचुनाव में, वे तो उसमें कहीं शंका नहीं, हम समाजवादी पार्टी और जो अन्य पार्टियों की जो सीटें हैं वो भी हम जीत करके आएंगे इस बार। आप देखना उपचुनाव का ऐसा रिजल्ट आएगा कि एक ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा कि इनको अपनी सीटें बचानी भारी पड़ जाएंगी। सर, क्या स्ट्रैटेजी है इन सीटों पर? क्योंकि इनमें ज्यादा सीटें तो समाजवादी पार्टी की रही जो खाली हुई, तो ऐसे में मुझसे पूछ हाँ जी, योगेंद्र जी से। ऐसा 5 सीट हमारी हैं, 5 उनकी हैं। हम अपनी सीटों पर सेंध नहीं लगने देंगे, और हमारी सीटें हैं इसलिए उसमें ज्यादा चुनौती नहीं है, वो हम पूरा कर लेंगे। रही उन 5 सीटों की, उनको भी छीन लेंगे। इन्होंने इस चुनाव में जो हमें अपेक्षित परिणाम न मिले, मैंने बताया कि भ्रम फैलाया कि साहब संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, तो एक वर्ग विशेष संकीर्णता में चला गया, और वो उसने अपने निजी स्वार्थों में कि ऐसा बदलाव हो जाए। वर्ग विशेष? किस वर्ग विशेष की बात दलित कर रहे हैं? और पिछड़ा। लेकिन ये तो आपके साथ में थे, दलित भी, पिछड़ा भी, पिछले विधानसभा चुनाव में तो आपके साथ आ यही गए मैंने थे। कहा, इनमें भ्रम फैलाया तो ये लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ, यही मैं कह रहा हूँ। तो ये तो फिर पार्टी के लिए नुकसान की बात हुई ना। अगर तो अब भरोसा आपसे कहीं चला गया, अगर कहीं भी दूर हुआ, तो ये तो पार्टी के लिए नुकसानदायक है। पूरी बात सुन ले मेरी, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं इसी पे आ रहा था। भ्रम ज्यादा नहीं चलता, झूठ ज्यादा देर नहीं टिकता। इस भ्रम को दूर हो रहा है। काठ की अंडिया बार बार नहीं चढ़ती। अब ये भ्रम दूर हो जाएगा तो उनको सबको समझ में आ गया कि ना कोई मंशा थी मोदी जी की या भाजपा की कि संविधान बदल देंगे, न मंशा थी आरक्षण खत्म कर देंगे। अब वो भ्रम दूर हो गया तो वो पुनः जानता है सबके दिल में पहले राष्ट्रवाद है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस देश के लिए नहीं सोचता है। ये लोग अपने लिए सोचते हैं, हम देश के लिए सोचते हैं। 3 तरह के राजनीतिक होते हैं। एक राजनीति खांटी राजनीतिक, जो इलेक्शन टू इलेक्शन सोचता है बस कि अगला चुनाव में कैसे जीत लूं, उस हथकंडे पर लगता है। बीच में कैसे सरकार बना लूं, मानसून ऑफर, फलाना ऑफर, जोकरों की तरह से बातें करता है। एक वो राजनीतिक है जो इलेक्शन टू इलेक्शन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी यहां तक ध्यान देते हैं। एक होते हैं राजनेता जो अपने शहर के लिए
आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ सोचते हैं, और एक होते हैं राष्ट्र नेता जो आने वाली नस्लों के लिए सोचते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं। मेरे पास मोदी है, मेरे पास योगी है। तो भराला जी स्ट्रैटेजी यही रहने वाली है, मोदी और योगी के नाम पर होगा चुनाव भराला जी? इनके ये राष्ट्र नेता है, मैंने ये बताया है। मोदी और योगी के कृतित्व, यह देखिए कृतित्व हमारा कोई व्यक्तित्व हो इनके पास, मैं चुनौती देता हूं उस बात को कि कोई व्यक्तित्व हो मोदी और योगी की टक्कर का, कोई कृतित्व हो उनके जैसे 70 साल जिन्होंने राज किया, बताया उनके जैसे कृतित्व हो। तो इसलिए हम अपने व्यक्तित्व को भी जानते हैं, कृतित्व को भी जानते हैं, और नीचे तक वही हमारे पे लीडरशिप वही काम करती है जो मोदी और योगी इस बात का प्रतिबिंब बने हुए हैं। भराला जी आपसे भी मेरा यही सवाल है, स्ट्रैटेजी देखिए, हर कोई जानना चाह रहा है स्ट्रैटेजी क्या है इस बार, कुछ अलग स्ट्रैटेजी है क्या चुनाव के नतीजों के बाद? देखिए, हमारी जो रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमारा अपना निशान है, हमारा प्रत्याशी नहीं अपना निशान है, कमल का निशान है, कमल का फूल है, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमारे चेहरे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका चेहरा है, और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका चेहरा है। लेकिन हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में होगा और हम ये सीटें जीतेंगे। अच्छा, क्योंकि मैं श्रमिकों के बारे में भी आपसे जानना चाह रही थी, स्थिति की आप बात कर रहे थे, तो श्रमिकों को हमने देखा कि 2020 में जब कोरोना आया उस दौरान में सारे श्रमिक इधर उधर अलग अलग राज्यों में थे। अब यूपी में उनको किस तरीके से स्थापित किया गया है, उनके लिए किस तरह से रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं? ये विपक्षी पार्टियों ने बहुत भ्रम फैलाया था उस पर भी, और पूरे कोविड के समय में उन्होंने टेलीविजन के जो साक्षात्कार उनके आए थे वे मैं सब देख रहा था, मैं लगातार उस पर चर्चा भी कर रहा था उस समय। उन्होंने ये भी भ्रम फैलाने की कोशिश करी थी कि जो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कानून बनाए श्रमिकों के, यानी कि सारे कानून को 4 कोड में लाकर देश के अंदर, तो उस पर भी उन्होंने भ्रम फैलाया था। और जो देश के अंदर जो राज्यों से जाने वाले जो श्रमिक हैं, यानी कि बाहर काम करते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, बॉम्बे है, उसके जाकर के, या फिर बेंगलोर है, कि उनको यहाँ के श्रमिक, उत्तर प्रदेश के श्रमिक वहां नहीं जा पाएंगे, उनको रोजगार नहीं मिलेगा। ऐसे कई सारे भ्रम भी उस समय फैलाने की बहुत बड़ी साजिश हुई थी, कोशिश हुई थी, परंतु श्रमिकों ने पूरी तरीके से नकार दिया गया। ना तो किसी भी श्रमिक को रोका गया। श्रमिक पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी जाकर के रोजगार कर सकता है। और एक बहुत आपको अचंभे की बात रही पूजा जी कि हमें श्रमिकों ने ये एक उसके अंदर बहुत बड़ा विश्वास भी जगा है कि उसको ज्यादा बाहर जाने, कोविड के बाद में उसे बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। अब उत्तर प्रदेश में भी इतना काम और इतना सौम्य हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने काम और इतनी चीजें दे दी हैं। स्वयं में उतना जो आप देखा होगा कि जो मुद्रा लोन जैसे बहुत सारे श्रमिक परिवारों ने लेकर के अपने काम बढ़ाए, अपनी चीजें बढ़ाई हैं। तो अब ज्यादा श्रमिक बाहर नहीं जा रहा है। अब श्रमिक के लिए जो बाहर अन्य राज्यों के जो कंपनियां हैं वो उत्तर प्रदेश में आती हैं हमारे यहाँ मैन पावर को लेने के लिए या उसके लिए, और यहाँ से बैरंग जाना पड़ रहा है। तो ये कोविड के बाद में एक इतना बड़ा हमको उपलब्धता मिल रही है हमारे उत्तर प्रदेश को कि यहीं पर हमारे इतने चीजें उनको मिली, इतने रोजगार उनको यहीं मिल रहे हैं। तो अब आवश्यकता नहीं है। तो श्रमिक को कोविड के बाद में बहुत सारी सीख यहाँ से मिली, बहुत सारी चीजें यहाँ खड़ी हुई, और उसको आप देखना भी, आप ये अभी देखिए कि हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी ऐसी चीजें, जहां आप देखते थे कि आईफोन वहां बनता था विदेशों में, अब यहीं बनने लगा। ऐसी चीजों से भी पता लगता है कि कितना कारोबार बढ़ रहा है धीरे धीरे अंदर अंदर वो जा करके। तो ऐसी चीजों का ध्यान में हमें है सब चीजें, और उस पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही लगन से और निष्ठा से जैसे वो लगते हैं गरीबों के लिए, श्रमिकों के लिए, उसी पावर के साथ लगे हैं। और उत्तर प्रदेश के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने देखा, आपने देखा होगा कोविड काल में भी वो स्वयं 1 मिनट भी उन्होंने आराम नहीं किया था, और वो पूरे कोविड काल में लगातार वो श्रमिकों की, गरीबों की चिंता कर रहे थे। जिनको कोविड था उनके बीच में हम सब लोग कार्यकर्ताओं को भेज रहे थे, अपनी सरकार के मिनिस्टरों को भेज रहे थे, और उनके बीच में जाकर के उनके हालचाल, और कार्यकर्ता हमारा घर घर जाकर के
चाहे वो भोजन वितरण से लेकर के दवाई वितरण से लेकर के उन सारों में सहभागिता वो अपनी निभा रहे थे। तो एक ये बड़ा हमारे लिए उपलब्धता की बात है कि हमारे श्रमिकों की चिंता करने वाले दोनों हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी दोनों चिंतित रहते हैं और उस पर सफलता भी मिलती है। और यही किसी भी नेता की जिम्मेदारी भी होती है नैतिक तौर पर, क्योंकि जनता उनको अपनी सेवा का ही मौका देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भारत 24 के मंच पर आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और मेरे तीखे सवालों का बेबाक जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी आपको।